हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए 22 दिसंबर को हुए सीटेट एग्जाम के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न को समझने में मदद करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया इज लर्निंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू। डिस्प्रैक्सिया एक सीखने की कठिनाई है जो किससे संबंधित है? लर्निंग स्किल, शिक्षण कौशल, मोटर स्किल, मोटर कौशल, रीडिंग स्किल, पढ़ने के कौशल, या मैथमेटिकल स्किल या गणितीय स्किल से संबंधित है। हमें इसको बताना है। तो हमें डिस्प्रैक्सिया जो है ना, वो मोटर कौशल स्किल से संबंधित है। मोटर कौशल स्किल क्या होता है? मोटर कौशल स्किल में होता है हैंड और मोटर का जब कोऑर्डिनेशन होता है ना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। इसे हम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये जो डिसऑर्डर है इसे शॉर्ट में DCD भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये डिस्प्रैक्सिया जो है ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन मतलब आपके हाथ का, आंख से, ये माइंड का। तो ये बच्चों को कम परफॉर्म करने में मतलब बाध्य करता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कम हो, जबकि वो डेली एक्टिविटीज में अपने एज के बच्चों से वो कम परफॉर्म कर पाते हैं। और वो जब चलते तो क्लमजीली उनका मूवमेंट होता है, मतलब वो रिफाइन मूवमेंट करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इसे हम इसका आंसर होगा कि डिस्प्रैक्सिया इज एसोसिएटेड या रिलेटेड टू मोटर स्किल्स डेफिशिएंसी। और लर्निंग डिफिकल्टी डिस्प्रैक्सिया में जो होती है वो मोटर कौशल से रिलेटेड होती है, जैसे कि हम राइटिंग या कोई भी काम जिसमें फाइन मोटर कौशल के हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें हमें मूवमेंट में, मसल्स के मूवमेंट में, मोटर कौशल्स में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 आ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो मानव का विकास जो होता है वो कैसा होता है? केवल गुणात्मक होता है या केवल मात्रात्मक होता है या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है? तो मानव का जो विकास है वो दोनों होता है, मतलब मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे इसको हम समझते हैं कि मतलब कि ये एक साइको सोशल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, मतलब शारीरिक विकास होता है, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। तो ये पूरे लाइफ स्पान में चलता रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट ह्यूमन का जो होता है ग्रोथ, जो कि ब्रेन में चेंज लाता है, बॉडी में चेंज लाता है, सेंस ऑर्गन्स में चेंज लाता है, मोटर स्किल्स में चेंज लाता है, हेल्थ में चेंज लाता है। साइको सोशल परिवर्तन जो है, विकास जो है, डेवलपमेंट, वो इन पर्सनालिटी में, सोशल रिलेशनशिप में, इमोशंस में बदलाव लाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा इमोशंस चेंज होता जाता है, परिपक्व होते जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है, वो मेमोरी को बदलता है, भाषा में परिवर्तन आता है, तर्क शक्ति में, सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। तो डेवलपमेंट जो होता है मानव में वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। गुणात्मक परिवर्तन जो होता है, क्वालिटेटिव, वो बच्चे को क्या करता है या मनुष्य को, जब इन व्यक्ति का विकास होता है और वो अपने पहले से जब बचपन में या अर्लियर एज में जैसे होते हैं, उससे फिर उनका परसेप्शन बदलता जाता है, वर्ल्ड के प्रति नजरिया उनका बदलता है, उनके सोचने का तरीका बदलता है, उनका व्यवहार बदलता है। और क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक चेंज जो होता है वो बच्चों को नया इंफॉर्मेशन, नए एक्सपीरियंस, उसमें फिर क्या होता है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं,
ज़्यादा वेट या हाइट उनकी बढ़ती है, तो ये हो गया मात्रात्मक परिवर्तन। तो ये ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंज होता है जो व्यक्ति में, वो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो यह एक वाइड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए ये दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, which of the following principle of development is incorrect one? इसमें से कौन सा विकास का जो प्रश्न है वो गलत है, सिद्धांत जो है वो गलत है। पहला है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, मतलब संयोग का, विकास जो है संयोग का परिणाम है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज प्रेडिक्टेबल। तो इसका आंसर है कि डेवलप, इसमें से गलत क्या है कि डेवलपमेंट जो है संयोग से होता है, ये नहीं, ये है एक गलत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि विकास जो है ना वो बेटर और फंक्शनिंग ऑर्गन्स का एनहांस्ड बेटर फंक्शनिंग को बताता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, वोम टू टॉम। इसको विकास को हम कहते हैं कि मदर के उम्र से लेकर जहाँ हमारे टॉम्ब तक, मतलब डेथ के बाद जहाँ हमें दफनाया जाता है वहां तक, और कंटिन्यूअस, ये ग्रेजुअली कंटिन्यू करता है और इसके मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंचता है। तो जो ग्रोथ का या विकास का जो रेट होता है वह एक यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है डेवलपमेंट का रेट। तो यह एक वाइड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस कुछ सिद्धांत हैं जो कि इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनको समझना जरूरी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट क्यूमुलेटिव होता है, मतलब संचयी होता है, जुड़ता जाता है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, संयोग का, अंतःक्रिया का प्रोसेस है। डेवलपमेंट यूनिफॉर्मिटी पैटर्न में डेवलपमेंट होता है, यह प्रेडिक्टेबल होता है, और डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और डेवलपमेंट रेट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, कि विकास जो है वो संयोग का परिणाम नहीं है, इसलिए ये सिद्धांत गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल in the development of moral values of child? इनमें से कौन सा बच्चों के विकास, नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रेयर असेंबली, प्रार्थना सभा, उचित समाजीकरण, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि इसके सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर राइट। आंसर इज डी। ठीक है, कि मोरल डेवलपमेंट क्या है, किसी भी व्यक्ति का वो इसको सिखाया नहीं जाता है, विदाउट विच एजुकेशन इज रेलीगेटेड टू मेयर लिटरेसी, मतलब इंडिविजुअल का जो है ना कि मोरल डेवलपमेंट किसी भी मनुष्य के विकास का एक पहलू होता है, नहीं तो तो क्या होगा कि केवल वो लिटरेट हो जाएगा अगर उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो फीलिंग और इमोशंस जो होते हैं वो मोरल डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो केवल ये डेवलपमेंट जो है ना, फैक्टर्स जो जो विकास में, मोरल डेवलपमेंट में रोल अदा करते हैं, उनमें कौन कौन सा है? स्कूल का एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, घर का माहौल, समाज का माहौल, स्कूल का माहौल और ज्ञान, ये सब इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं मानव के मोरल डेवलपमेंट में। स्कूल का जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये कहा गया है, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कहा गया है कि वहाँ पर
क्या स्कूल में इम्फेसिस देना है पढ़ाई में ऑन इंट्रोड्यूसिंग मोरल और वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है स्कूल लेवल पर। तो मोरल वैल्यूज स्कूल में इनकलकेट होता है और वैल्यूज फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट। वैल्यूज जो है वो करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन दोनों से जुड़े होते हैं, मतलब ज्ञानात्मक और व्यवहार अफेक्टिव डोमेन को भी प्रभावित करते हैं। स्कूल में मोरल वैल्यूज कैसे डेवलप किया जाता है? तो रोल प्ले के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, असेंबली, को करिकुलर प्रोग्राम और सोशलाइजेशन। मोरल वैल्यू समाज में सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में भी डेवलप करता है। वो समाज के स्टैंडर्ड से प्रभावित होते हैं। ये बच्चों को या व्यक्ति को स्किल और हैबिट फॉर्म करता है, जो कि समाज के अंदर वो किस तरह से हिस्सा ले, किस तरह से पार्टिसिपेट करें। ये जो है ये किसी फॉर्मल तरीके से नहीं सिखाया जाता, बल्कि एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ये फैमिली के अपब्रिंगिंग से आता है। इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट उचित समाजीकरण जो है ना, वो फैमिली के अपब्रिंगिंग, संस्कार जिसको हम कहते हैं। इंटेलेक्ट जो है, कॉग्निशन और इंटेलेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। बुद्धि जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चों के मोरल विकास में, मोरल वैल्यूज के डेवलपमेंट में। ये जो भी एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है उसमें उसके इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव स्किल भी डेवलप होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस उस व्यक्ति का डेवलप होता है जो किसी को कुछ हर्ट करने के पहले खुद को उसकी स्थिति में रखकर सोचता है कि अगर मेरे साथ कोई व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो जिनका EQ ज़्यादा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, वो इस चीज़ से सजग हो जाते हैं और फिर किसी के साथ वैसा बर्ताव नहीं करते जो उनको खुद के लिए बुरा लगता है। तो एक इस तरह से ये बुद्धि जो है, मोरल एजुकेशन क्या है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, जो कि क्रिटिकल अवेयरनेस पैदा करता है और मोरल ट्रेनिंग देता है। इसलिए सभी फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं मोरल डेवलपमेंट में। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर बनने के लिए। इसलिए माइक्रो टीचिंग क्या है, इसे हम पहले आंसर, स्केल डाउन टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, इवैल्यूएशन टीचिंग और रियल टीचिंग। शिक्षण में कमी नहीं, यहाँ पर शिक्षण में कमी नहीं आएगा। ये स्केल डाउन मतलब क्या है कि छोटे स्तर पे शिक्षा, मतलब एक छोटे स्तर का शिक्षा, मतलब कि कम बच्चे, एक स्किल, छोटा लेसन प्लान, इस तरह से इसे हम कहते हैं छोटे स्तर का। तो स्केल डाउन टीचिंग इसका आंसर है ए। इसका ट्रांसलेशन सही नहीं दिया है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक इफेक्टिव टेक्निक है जो कि टीचिंग स्किल टीचर्स में डेवलप करता है। माइक्रो टीचिंग टीचर्स में टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए किया जाता है, हर स्किल का प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें ये एक सिमुलेशन टेक्निक है जिसमें कि टीचिंग स्किल को सीखने के लिए अपने ही पीयर ग्रुप को बैठाकर उन्हें मतलब क्लासरूम का सीन क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर टीचर, जो प्यूपिल टीचर होते हैं, वो एक स्किल का प्रैक्टिस करते हैं। ये टीचर के बिहेवियर को शेप करता है और क्योंकि वो जब अपने स्किल का प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें तुरंत फीडबैक दिया जाता है जिससे कि वो अपने टीचिंग में सुधार करते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है जिसमें टीचर शॉर्ट लेसन पढ़ाता है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को शॉर्ट पीरियड के लिए, कम अल्प अवधि के लिए एक छोटे से ग्रुप को टीचर एक स्किल पढ़ाता है। एक टीचिंग स्किल को एक समय में प्रैक्टिस किया जाता है माइक्रो टीचिंग में। तो ये माइक्रो टीचिंग जो है ना, वो एक मिनिएचर फॉर्म है क्लासरूम टीचिंग का, जिसमें कि क्लास साइज भी छोटा हो जाता है, टाइम भी कम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है, स्किल का भी एक ही स्किल का प्रयोग होता है। तो माइक्रो टीचिंग मान्यताओं पर आधारित है। माइक्रो टीचिंग की मान्यता है कि यह रियल टीचिंग है और टीचर में टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए
किया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट की एबिलिटी को नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसमें टीचर की एबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। वो एक एक स्किल को कैसे क्लासरूम में जब जाएगा वो रियल क्लासरूम में तो कैसे प्रैक्टिस करेगा, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं बल्कि क्लासरूम जैसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसमें टीचर के ही पीयर ग्रुप बैठे होते हैं। माइक्रो टीचिंग मास्टरी लर्निंग को इंश्योर करता है। टीचर एक एक स्किल को प्रैक्टिस करता है जब तक कि उस स्किल में उसे मास्टरी नहीं हो जाती। माइक्रो टीचिंग हाई डिग्री ऑफ प्रैक्टिस या कंट्रोल लाता है टीचिंग प्रैक्टिस में। माइक्रो टीचिंग एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। इंडिविजुअलाइज्ड हर व्यक्ति, हर टीचर टीचर को सिखाया जाता है, इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड टीचर का ये है। माइक्रो टीचिंग फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, क्योंकि जब आप पीपल टीचर पढ़ाता है तो उसकी कमियों को बताया जाता है तो उसे वो फिर सुधारता है। तो ये एक माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग। रियल टीचिंग ये अजम्पशन है माइक्रो टीचिंग का, क्योंकि इसको स्टूडेंट की लर्निंग से कुछ नहीं करना है, ये केवल टीचर के टीचिंग स्किल पर काम करता है। ये इस टेक्निक में स्टूडेंट टीचर क्या करता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कुछ समय के लिए और पर्टिकुलर स्किल में। तो स्किल क्या है? स्किल कई तरह का होता है। पहला है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, जिसमें वो क्या करता है, टॉपिक जो पढ़ाना है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। फिर है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, बहुत सारे स्किल हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है अलग अलग। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड में कैसे राइट करना है, तो 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होकर करना है। क्यों 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होना है? ताकि क्लास पर भी कंट्रोल कर सके टीचर। 45 डिग्री के एंगल पर जब बोर्ड में खड़ा होगा तो इसका साइकिल कैसा होता है माइक्रो टीचिंग का? पहले प्लान होता है, टीचर प्लान करता है, फिर टीच करता है। टीच करने के बाद फिर वो उसके फीडबैक मिलता है, टीचर को फीडबैक मिला कैसा उसने पढ़ाया, फिर वो जो कमी होती है फिर रीप्लान करता है पीपल टीचर, फिर रीप्लान करके फिर रीटीच करता है, रीटीच करता है और फिर उसको री फीडबैक मिलता है, फिर वो प्लान करता है। तो ये तरह से ये होता है। तो ये माइक्रो टीचिंग क्या है? स्केल डाउन टीचिंग है। कम स्टूडेंट्स को पढ़ाना, एक एक स्किल की प्रैक्टिस करना और हर स्किल में मास्टरी करना, सो दैट कि स्कूल में जब वो रियल क्लासरूम में जाए तो अच्छे से अब टीचिंग कर सके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? इसमें से कौन सा अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है? प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, नकल करने की उम्र। नकल, इमिटेटिव मतलब नकली उम्र नहीं, हिंदी का ट्रांसलेशन, नकल करने की उम्र, ठीक है। और क्वेश्चनिंग एज, सवाल करने की उम्र, और प्ले एज। तो चाइल्डहुड वह पीरियड होता है ह्यूमन का जो कि बर्थ से लेकर किशोरावस्था तक आता है। ये अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बांटा गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 to 6 years होता है। और इसमें ये आप जब प्री प्राइमरी टीचर होते हैं तो इस तरह के बच्चे आपको मिलते हैं। इस स्टेज में बच्चे स्टबर्न होते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड का क्या क्या खासियत है? तो अर्ली चाइल्डहुड में प्री गैंग एज कहलाता है। इस समय क्या होता है कि बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनका बिहेवियर सिर्फ अपने प्रति केंद्रित होता है और वो सेल्फ अवेयर होते हैं। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है? लेटर चाइल्डहुड में वो एक एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने ग्रुप में, और वो चाहते हैं कि उनके दोस्त उनको एक्सेप्ट करें। तो लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं हम गैंग एज।
प्री चाइल्डहुड को हम कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज और लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं। सो लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड गैंग एज और एज बिफोर दैट इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड या प्री गैंग एज। इमिटेटिव एज क्या होता है? इमिटेटिव एज में जब बच्चे ये अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं तो वो अपने बड़ों का नकल करते हैं, तो इस कैसे वो चलते हैं बोलने का या बड़ों की नकल करते हैं, तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड को इमिटेटिव एज भी कहा जाता है, नकल करने की एज। ठीक है। और क्वेश्चनिंग एज किसको कहते हैं? तो एवरी ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ऐसा वंडर होता है यंग चाइल्ड को कि वो बहुत जानना चाहते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, तो वो सब चीज का आंसर जानना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में ही क्वेश्चनिंग एज भी होता है। तो ये तीनों आ गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड का। ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो दिस टॉयज आर हेल्पफुल टू एडुकेट द चिल्ड्रेन। तो टॉय इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्ले एक्टिविटीज के लिए, इसलिए लेटर चाइल्डहुड जो है ये कहलाता है प्ले एज। तो प्ले एज ये लेटर चाइल्डहुड कहलाता है, जहाँ पर कि बच्चों का चीफ एक्टिविटी हो जाता है खेलना। तो प्ले चाइल्डहुड जो तो बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? प्ले एज नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि प्ले एज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। क्लियर है? अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एम.एफ. हुसैन, गार्डनर से क्वेश्चंस आए थे, तो गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को उन्होंने एक सिचुएशन में डालकर पूछा, तो इसलिए गार्डनर से शायद दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 22 दिसंबर के क्वेश्चंस हैं। तो एम.एफ. हुसैन एक इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर एग्जीक्यूटिंग बोल्ड वाइब्रेंटली कलर्ड नरेटिव पेंटिंग्स ऑफ मॉडिफाइड क्यूबिस्ट स्टाइल। क्यूबिस्ट शैली के वो पेंटिंग बोल्ड और चमकीले रंग के कथा चित्रों का निष्पादन करते थे या पेंटिंग करते थे। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एम.एफ. हुसैन किस तरह के इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करते हैं? तो देखिए इसमें क्या किया उन्होंने कि क्वेश्चन को एक स्टोरी के साथ जोड़कर बताया गया। तो हार्वर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस पहला उन्होंने क्या बताया था? उनके कई 8 तरह के इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया था, जिसमें कि बॉडी काइनेस्थेटिक, जिसमें क्या होता है कि वो बॉडी का और माइंड को कंट्रोल करता है। दूसरा म्यूजिकल इंटेलिजेंस बनाया था, जिसमें डांसिंग, साउंड और ये सारी चीजें होती थी। और लॉजिकल मैथमेटिकल एक इंटेलिजेंस बताया उन्होंने, जिसमें कि क्वेश्चन क्वांटिफाइंग द थिंग्स, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें। फिर इंटरपर्सनल, जिसमें क्या है कि लोगों के फीलिंग और इमोशन को समझना। इंट्रापर्सनल में जो व्यक्ति है कि अपने आप को अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। फिर लिंग्विस्टिक, जो भाषा संबंधी जिसमें इंटेलिजेंस हो। स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसका कि विजुअलाइजिंग वर्ल्ड, स्पेस, ये सारी चीज़ों को जो समझ सकता है। और उसके बाद था नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। तो एम.एफ. हुसैन का कौन सा इंटेलिजेंस था? विजुअल स्पेशियल, क्योंकि वो पेंटिंग करते थे तो वो सारी चीज़ों का प्रोपोर्शन को ध्यान रखते थे, जगह को किस तरह से पेंट करना है, किस और किस प्रोपोर्शन में, कि सारा वो प्रोपोर्शनेट चीज बने। इसलिए एम.एफ. हुसैन विजुअल स्पेशियल या दृश्य स्थानिक स्थान को किसी भी स्पेस में जब वो पेंटिंग कर रहे हैं एक साइज का कैनवस लेके, तो उसको उसके प्रोपोर्शन को ध्यान रखकर जब वो पेंट करते थे, तो उनका जो इंटेलिजेंस था वो विजुअल स्पेशियल टाइप का इंटेलिजेंस हुआ। अगला क्वेश्चन है, which of the following statements are false? It is not necessary to understand each child is unique. यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड ग्रोथ। विकास परिपक्वता और वृद्धि का उत्पाद है।
द चाइल्ड डेवलप्स एज ए यूनिफाइड होल, बच्चा एकीकृत पूरे के रूप में विकसित होता है. एनी प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट अदर. विकास के एक पहलू में अगर कोई समस्या होती है तो दूसरे पहलू को प्रभावित कर सकती है. विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है. तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा फॉल्स है. तो इसमें फॉल्स हमें तो है, पहला और ए और बी फॉल्स है. ठीक है, क्यों? आंसर हो गया हमारा ए बी सी डी डी. तो हमारा आंसर है डी. क्या बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी नहीं है कि हर बच्चा यह बहुत जरूरी है समझना कि हर बच्चा यूनिक है अपने आप में. हर बच्चा एक दूसरे से अलग है और यूनिक है. दूसरा कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन. नहीं, डेवलपमेंट मैच्योरेशन और ग्रोथ का प्रोडक्ट नहीं है. ये तो डेवलपमेंट से मैच्योरेशन आता है और ग्रोथ होता है. तो इसलिए ए और बी गलत हुआ. अगला क्वेश्चन है, द प्राइम फोकस ऑफ NCF was child centric learning and the correct option was. NCF का मुख्य फोकस था बाल केंद्रित शिक्षा, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि लर्निंग विदाउट बर्डन. NCF का मेन फोकस था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना. आंसर इज 1. ताकि लर्निंग थ्रू प्ले वे, लर्निंग थ्रू बिहेवियरिस्ट अप्रोच और लर्निंग थ्रू पिक्चर्स नहीं. लर्निंग विदाउट बर्डन जो NCF का फोकस था, उनका मानना था कि लर्निंग को जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना है और इसे टेक्स्ट बुक से हटाकर टू बी ए बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि केवल एग्जामिनेशन का बेसिस है, तो इसको हटाकर बच्चों को स्ट्रेस फ्री बनाना है. ये सिलेबस के डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस को लाने को इसने रिकमेंड किया NCF ने. तो ये सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशन के लिए ये भी जोड़ दिया. तो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर द प्राइम फोकस जो था NCF का चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग में कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ताकि दे एंजॉय द लर्निंग को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाने के लिए. अगला क्वेश्चन है, which of the following statement is correct about Jean Piaget theory of cognitive development. मैंने आंसर यहाँ पर करेक्शन. तो इसमें था द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रेन. निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में सही है? चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है. उनका तर्क है कि स्टेजेस, चरणों का मतलब कि इन स्टेजेस के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास जो है वो निरंतर है. उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव दिया. चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है. जीन पियाजे का थ्योरी का कहना है कि ही आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ progressing through stages, cognitive development is continuous. He has proposed 5 distinct stages of cognitive development. जीन पियाजे का कहना था स्टेजेस आर इनवेरिएंट, व्हिच मींस दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड. तो यहाँ पर आंसर तो पहले ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए इसका आंसर तो 4 है. और ये सही है कि कोई भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता है. उनका जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, उनका कहना था कि बच्चे जो हैं वो वर्ल्ड को, अपने चारों ओर के वर्ल्ड को समझने के लिए माइंड कैसे नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसमें उन्होंने बताया कि स्टेजेस 4 स्टेजेस में
मेंटल पैटर्न का प्रोग्रेस होता है। चिल्ड्रन जो है, बच्चों का प्रोग्रेस 4 स्टेजेस में होता है और 4 स्टेजेस जो होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। उनका कहना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, 4 स्टेज में होता है और ये स्टेजेस इनवेरिएंट है। उसका मतलब है कि कोई स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता है। पियाजे का कहना है कि assimilation, accommodation and equilibrium are the ways through which children integrate new experience into already existing cognition structure। जो स्कीमा उनके ऑलरेडी दिमाग में जो नॉलेज है उससे वो एसिमिलेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं और इक्विलिब्रेशन करते हैं, तभी उनका नॉलेज बढ़ता है। तो वो जो उनका स्टेजेस 4 है, पहला है सेंसरी मोटर। उसमें क्या करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज जो है, पूर्व सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 years का होता है, उसमें उनका कहना है कि ये अपने सेंस ऑर्गन से दुनिया को समझते हैं, वर्ल्ड को समझते हैं और एक्शन से। दूसरा है प्री ऑपरेशनल। ये चारों दो स्टेज में से कोई भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता है। उनका ही कहना है कि किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 7 years का है। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड को वो कैसे समझता है, लैंग्वेज से, और वर्ल्ड को लैंग्वेज, भाषा से और मेंटल इमेज से समझता है, मानसिक इमेज जो बनता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है बच्चे का स्टेज, वो 7 से 12 साल तक का होता है, 7 to 12 years। और इसमें ये वर्ल्ड को लॉजिकल थिंकिंग से समझता है, अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग। और चौथा स्टेज जो है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ऑपरेशनल स्टेज ये 12 years ऑनवर्ड जो होता है, 12 साल से ऊपर। इसमें वो वर्ल्ड को कैसे समझता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पना की सोच भी हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है, साइंटिफिक रीजनिंग कर सकता है। तो ये सारा उसको स्टेज बाय साइंटिफिक रीजनिंग, स्टेज बाय स्टेज उसका डेवलपमेंट होता है और कोई भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a fold dash is a file folder pocket space allocated for each where actual work done by a child over a period of time। प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित एक फाइल फोल्डर पॉकेट या स्थान है जहाँ एक बच्चे द्वारा निश्चित अवधि में वास्तविक कार्य किया जाता है। मतलब कहाँ रखा जाता है, ये सारी चीजें। एनेक्डोटल डायरी क्या है, डायरी तो हम रोज लिखते हैं, जो डायरी सब कोई जानते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ये टीचर किसी बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखता है, उसका क्या स्टेटमेंट होता है। दिन क्लास में किसी बच्चे का अगर डायग्नोसिस करना होता है या उस पर नजर रखनी होती है तो उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। टीचर हैंडबुक में टीचर अपनी बातें, तो पोर्टफोलियो जो होता है ना, वहाँ पर एक स्टूडेंट के वर्क का, ये पोर्टफोलियो जो है ना, स्टूडेंट के वर्क्स का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो भी वर्क होता है उसको किसी खास समय में किए गए कार्य को कंपाइल करके रख दिया जाता है और उसके परफॉर्मेंस को, छात्र के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए उसको एक जगह पर रखकर उसका फिर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग to learn how to read by working with a student to teach how to sound out words and use other words recognition strategies. The child is able to learn to read. Which construct does the above example hide?
हाईलाइट, एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है और छात्रों के साथ काम करके सिखाने के लिए कि शब्दों का उच्चारण कैसे करें, अन्य शब्द पहचान रणनीतियों का उपयोग कैसे करें, तो बच्चा पढ़ने में सक्षम होता है। तो ये किस चीज को बता रहा है? तो ये बता रहा है इक्विलिब्रेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। पहले हम लोग एक चीज को समझ लें। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक आइडिया है जो कि सभी चीजों को एक साथ एक लॉजिकल ऑर्डर में रखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। सभी विचारों को एक सीक्वेंस में एक लॉजिकल ऑर्डर में रखना। तो ये क्या है? या ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों का ग्रुप है जो साथ काम करता है। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन क्या है? यह पियाजे के द्वारा डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो पियाजे का दिया हुआ है। ये बताता है कि नया इंफॉर्मेशन को हम पुराने इंफॉर्मेशन के साथ कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो इक्विलिब्रेशन क्या करता है कि जो हमारे दिमाग में एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो स्कीमा है, उसके साथ हम नया इंफॉर्मेशन को कैसे अकोमोडेट करते हैं, कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं। अडाप्टेशन क्या है? अडाप्टेशन जो है ना, वो है कि चेंज या एडजस्ट करना किसी चीज को या किसी सिचुएशन में अपने को एडजस्ट करना एडाप्टेशन होता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जेड-पीडी भी इसको कहते हैं। ये क्या है? जेड-पीडी ये बताता है जैसे बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, लर्निंग में, तो ये बता रहा है, ये वाइगोत्स्की का थ्योरी है। जेड-पीडी उनका दिया हुआ है, वो उनका की कंस्ट्रक्ट है। वो बताते हैं कि ये एक स्पेस है जिसमें कि क्या लर्नर, कोई भी छात्र जो खुद से कर रहा है बिना बिना किसी के मदद के, जब वो कर रहा है तो उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, और जब कोई उसको मदद कर दे रहा है या कोई एडल्ट उसको गाइड कर दे रहा है तो वो कर पा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बतलाता है। इसलिए इसका आंसर यही है कि बच्चा संघर्ष कर रहा है और कोई एडल्ट उसको अगर हेल्प कर दे रहा है तो वो उस चीज को कर पा रहा है। तो कह रहा है कि ये स्पेस बता रहा है कि जब बच्चा संघर्ष कर रहा है और कोई उसको मदद कर रहा है तो वो सीख जा रहा है। तो इन दोनों क्रिया के बीच में जो गैप है वो एडल्ट गाइडेंस के साथ जो कर पा रहा है, तो इसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकासकर्ताओं का क्षेत्र करें। यहाँ पर क्या है कि बाई वर्किंग विद द स्टूडेंट, जब टीचर उसके साथ काम करके बता रहा है कि किस तरह से शब्दों का उच्चारण करना है या किस तरह से शब्दों को पहचानना है, तो बच्चा फिर सक्षम हो जाता है उसको पढ़ने में। तो जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और जब टीचर उसको मदद कर दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है स्ट्रगल और सीखने के बीच, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है और वही इसका आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है, द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट Ravi is not able to solve a problem alone while he solves it easily when individualized support is provided him by his teacher. शिक्षक ने देखा कि रवि कोई एक समस्या को अकेले हल नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब कोई टीचर या कोई उससे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति उसको मदद करता है तो वो उसको सॉल्व कर लेता है। तो इस तरह के समर्थन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका आंसर होगा मचान। यहाँ पर क्या है कि बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है प्रॉब्लम, और कोई उसको मदद कर देता है तो उसे वो आसानी से सॉल्व कर देता है। तो इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये क्या है कि यह एक टीचर का रोल है या कोई जो बच्चे को हेल्प करते हैं ताकि
वो नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाए। वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है सबको अकेले, तो उसको हेल्प कर दिया गया तो आसानी से उसको सॉल्व कर रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वाइगोत्स्की का दो क्वेश्चन आया है, एक स्कैफोल्डिंग और एक जेडपीडी। ये दोनों वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत में आता है। ठीक है, तो बच्चा को थोड़ा सा टीचर सपोर्ट कर दिया तो उसे सॉल्व कर पा रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम गैप देख रहे कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और टीचर की हेल्प से वो कर ले रहा है, तो इन दोनों के बीच के गैप को हम जेड कह रहे हैं। और यहाँ पर स्कैफोल्डिंग है कि बच्चा खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहा है और शिक्षक जब उसे सहायता करता है तो उसे वो सॉल्व कर लेता है आसानी से। फिर वाइगोत्स्की का 3 क्वेश्चन। Vygotsky has included बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में शामिल करने के लिए शामिल कारकों को शामिल किया। संज्ञानात्मक विकास में शामिल किया तो क्या क्या चीज को शामिल किया है? तो included the factors involved in cognitive development of the child। तो वाइगोत्स्की का सबसे बढ़िया संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने किस चीज से जोड़ा है? तो उनका कहना है समाज के इंटरेक्शन से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोत्स्की का ये मानना था, इसलिए इसका आंसर है सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन में से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि अभी इस एग्जाम में आए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।